नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना के नित नए बनते रिकॉर्ड की। कोरोना सुपर पावर रफ्तार से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार को कोई रोक नहीं पा रहा है। पूरा विश्व कोरोना के विष से करा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो चुकी है। आर्थिक मजबूरी के साथ आपको बता दें कि सरकार अब धीरे धीरे देश को अनलॉक कर रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने की बजाय ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आम जनता ने भी साथ दिया है। लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि हमने रोजाना कोरोना केस में बढ़ते मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मार्केट में किसी ने वैक्सीन को नहीं उतारा है। विश्व में 170 वैक्सीन पर काम हो रहा है और 30 वैक्सीन मानव ट्रायल पर है और ऐसे में इनमें भारत की भी 2 वैक्सीन शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। अब सवाल है कि तब तक आखिर क्या किया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है। साल की शुरुआत में कोरोना ने अपना पंख फैलाना शुरू किया, उसके बाद से पूरी दुनिया को दहशत में ला दिया। जान भी जा रही है और जहान भी। लाख कोशिशों के बाद भी न जान बच पा रही है न अर्थव्यवस्था। साल की शुरुआत जब हुई तो लगा था ये साल बेहतर होगा, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। कोरोना का आंकड़ा 0 से शुरुआत कर अब करोड़ों तक पहुंच गया है, लेकिन अब तक कोरोना की रफ्तार को किसी ने नहीं रोक पाया है। पूरा विश्व कोरोना के कहर से कराह रहा है। लाखों लोगों की जिंदगी छीन चुकी है। बेरोजगारों की फौज सड़क पर खड़ी है। सारा कारोबार खत्म हो रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, लेकिन कोरोना को मात देने की जरूरत अब तक किसी ने नहीं की है। कोरोना सुपर रफ्तार से ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन बनाने का दावा कई देश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोरोना का वैक्सीन बाजार में नहीं आया है। ऐसे में रूस और चीन ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है, लेकिन ये वैक्सीन विवादों में फंसी हुई है। अब तक किसी भी तरह की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। भारत समेत दुनिया के तमाम वैज्ञानिक कोरोना की रफ्तार को रोकने में लगे हैं। दिन रात रिसर्च चल रही है, लेकिन कोरोना अपने रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत में अब रोजाना 80,000 के करीब कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। भारत में कोरोना के कहर से कराह रहे लोगों की संख्या अब अमेरिका से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 36 लाख से ज्यादा पहुंच गई है, लेकिन कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन अब तक नहीं बनी है। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देश में लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। लोग कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ सरकार अनलॉक 4 में कई छूट दे रही है, मेट्रो चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में कैसे कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है? पहला लॉकडाउन की डिक्लेयर किया, उसमें स्पष्ट किया प्रधानमंत्री जी ने कि हमने महाभारत को 18 दिन में जीता था और कोरोना संकट पर हम जीत हासिल करेंगे 21 दिन में। उसके बाद कितने 21 दिन हो गए? 21 हफ्ते चले गए। टोटल केसेस 500 थे उस समय तो पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, और आज 34 लाख से पार आंकड़ा पार कर दिया है और सरकार क्लूलेस है, उसको कुछ पता नहीं है। देखिए, कोरोना के केसेस अभी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और सब लोगों को इसकी फिक्र है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तत्परता से उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन जब तक लोग खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। कोरोना से लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, उसमें फेस मास्क का ध्यान रखना, हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी शर्त पर नहीं तोड़ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोरोना के कहर के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोरोना को काबू में कर लिया जाएगा। अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि अतीत में दुनिया के सामने आए अन्य वायरस की तरह कोरोना भी कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि
इस महामारी ने हमें एक निश्चित सबक सिखाया है। इसने हमें सामान्य तरीके से रहना सिखाया है। इसने हमें अपनी जीवन शैली के बारे में अधिक सावधान और अधिक सतर्क रहना भी सिखाया है। हर्षवर्धन ने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी जताई और कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना बेकाबू हो चुका है और भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई उस पर काबू करने में कामयाब नहीं है और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार तो हमेशा झूठे आंकड़े देती है, गलत आंकड़े देती है। और ये बात सही है कि आज दुनिया में हम पहले नंबर पर आ गए हैं कोरोना संक्रमित जो लोग हैं। तो ये चिंता करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए, इसका रास्ता देखना चाहिए कि कैसे इसको रोका जाए। दिल्ली के अंदर हम टेस्टिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी एक भी इंसान ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव हो और मिले ना। इसको कर्व करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर स्ट्रेस दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। कोई बात नहीं, अगर नंबर ज़्यादा भी आएगा तो उसकी चिंता नहीं है, ये ठीक हो जाएगा उसके बाद। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 7 से 8 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें एक वैक्सीन मिल जाएगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की कम से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम फेज में हैं, जिसमें भारत की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड भी शामिल है। कोरोना को लेकर वैक्सीन तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल सब कुछ भगवान भरोसे ही है। डॉक्टरों की फौज कोरोना को मात देने में लगी है। कोशिशें जारी भी हैं। डॉक्टरों को कामयाबी मिलने का इंतजार भी है। अब सवाल है कि बिना वैक्सीन कैसे कोरोना से लड़ाई जीत पाएंगे? कोरोना के विष को बिना वैक्सीन कैसे रोक पाएंगे? सवाल है कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे में सरकार को और छूट नहीं देना चाहिए। क्या अर्थव्यवस्था में जान लाने के लिए कोरोना काल में भी छूट जरूरी है? क्या अनलॉक 4 में इतनी छूट जरूरी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। कोरोना सुपर पावर रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार को कोई नहीं रोक पा रहा है। पूरा विश्व कोरोना के विष से करा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, काम धंधे बंद पड़े हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। क्या आर्थिक तौर पर मजबूरी के चलते सरकार अब धीरे धीरे देश को अनलॉक कर रही है। अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है और ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था को तो चौपट कर ही दिया है, लेकिन लोगों की जिंदगी को भी थाम दिया है। आज इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं, ये दम भरा जा रहा है कि दिवाली तक कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा और इस साल के अंत तक वैक्सीन भी देश में आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा संभव लग रहा है? देश में तकरीबन 80,000 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं और हर रोज जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें भारत ने अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। जाहिर तौर पे यहाँ सवाल कई खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जी, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है। अंकित जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिवाली तक कोरोना को हम कंट्रोल कर लेंगे। ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन भी इस साल के अंत तक आ जाएगी। लेकिन सर, जो मौजूदा वक्त में मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80,000 मामले सामने आए हैं। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 77,000 मामले सामने आए। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 76,000, 75,000 और 74,000 मामले सर सामने आ रहे हैं। ये जो मामले सामने आ रहे हैं और ये जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये कितनी हैरान और परेशान करती है। और जो दम भर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी और दिवाली तक हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे? नेहा जी, सबसे पहली चीज है, जो तीसरा पॉइंट आपने पूछा, ये सारी स्पेक्यूलेशंस हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। जब आ जाएगी बहुत अच्छी बात है, पर पॉजिटिव सेंटिमेंट लाने के लिए शायद मिनिस्टर जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि दिवाली तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अगर हम तथ्य सोचें कि वैक्सीन आने के बाद सबको लगना है
135 करोड़ की जनसंख्या को लगना कितना बड़ा काम होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ये कहना कि दिवाली तक ये ठीक हो जाएगा थोड़ी अतिशोक्ति होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आपने 75,000 बताया, 80,000 बताया, कल 90,000 बताएंगे, फिर 1 लाख बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर्स तो बढ़ने ही है। आपको हम इतने दिनों से अपना यही चर्चा है कि नंबर्स बढ़ने पे ना जाए। अब सवाल क्या है, जब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो क्या मृत्यु दर बढ़ रही है? 1.78% पे मृत्यु दर है। जितने नॉर्मल फ्लू H1N1 से और नॉर्मल फ्लू से जितने लोग मरते थे उतनी ही मोर्टेलिटी इस समय अपनी कोरोना की है। हम क्योंकि कोरोना को ट्रैक डाउन कर पा रहे हैं, पिछले 73 साल के इतिहास में हम एक एक मोर्टेलिटी को काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ये नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं तो अगर आप सोचें कि जापानीज इंकेफ्लाइटिस से बिहार में कितने लोग मर जाते थे, हर साल 15-20 हजार लोग वैसे ही हर साल मर जाया करते थे। तो ये बात पे पैनिक होना कि नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ने की चिंता मत करिए। अब तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके हम विपक्ष में रहते थे जून के महीने में कि खोलेंगे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसा होगा। आज हम पक्ष में है कि आपको खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं खोला तो उतने लोग भूखमरी से और सुसाइड से मर जाएंगे क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो आपको लोगों को जागरूक करना जरूरी है। क्या हम लोगों तक सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है, ये भी ठीक है कि लोगों को एहतियात बरतना जरूरी है, और ये भी ठीक है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ये भी एक मुख्य वजह है। इसमें अहम सवाल ये हो जाता है, जिस बात का जिक्र अभी राहुल भार्गव जी कर रहे थे कि नंबर्स तो बढ़ेंगे लेकिन ऐसे में जो मृत्यु दर है वो कम है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, अंकित सिन्हा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि मृत्यु दर भले ही कम हो लेकिन कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं, और ऐसे में जब ये आंकड़ा बढ़ता है तो उनको इलाज की भी जरूरत होती है, और जब वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो क्यों ना इन आंकड़ों से हम डरें, क्यों ना ये आंकड़े हमें परेशान करें, ये यहाँ बड़ा सवाल बन जाता है। नेहा जी, बिफोर अंकित आंसर, नेहा जी 1 मिनट, बस 1 सेकंड मैं बोल लूं अगर पहले जी, 1 मिनट, राहुल जी बोल रहे, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। राहुल जी। नेहा जी, आप एक बार बताइए, क्या सरकार के चुनिंदा 573 एमपीज जो है, क्या उनका काम है कोरोना को बचाना? क्या वो भगवान है जो कोरोना को बचा सकते हैं? क्या वो ऐसी पॉलिसी ला सकते हैं कि कोरोना को बचा दे? हैंड हाइजीन, मास्क की प्रॉब्लम सबको पता है, सबको उसको यूज करना है। ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये नंबर्स जन भागीदारी नहीं है इसलिए बढ़ रहे हैं। स्पेन खुल गया, इटली खुल गया, यूके खुल गया, वहां नंबर्स क्यों नहीं बढ़ते हुए दिखते? क्यों हिंदुस्तान में बढ़ते हुए दिखते? कहीं ना कहीं जन साधारण को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि गलती हमारी है। अगर हम दिल्ली में देखें, आज की तारीख में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम आधी उत्तर प्रदेश में देखें तो बिना मास्क के, मास्क दिखता ही नहीं है मेरे जैसे शहर में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है? हम हर चीज सरकार से चाहते हैं। कोरोना को रोकना अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी थी आप तक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना। वो सरकार ने किया। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देना क्या सरकार की जिम्मेदारी है? आज की ठीक है राहुल जी मैं आऊंगी आपके पास। सर, अंकित सिन्हा से मेरा एक सवाल है। डॉक्टर अंकित, सवाल इस बात को लेकर है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये राहुल जी का कहना है कि ये चिंता का विषय नहीं है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कम है। लेकिन सर, जब आंकड़े बढ़ते हैं तो उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती तो जाहिर तौर पर परेशानी होगी। डेफिनेटली देखिए नेहा जी, आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं, आंकड़े अगर बढ़ने का रीजन जो है, डेफिनेटली राहुल जी ने कहा कि हमारी जन भागीदारी नहीं है, इस वजह से बढ़ रहे हैं। बट एज हम अगर प्रैक्टिकल लेवल पे आके देखें, ये तो हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि मोर्टेलिटी रेट 1.8% अभी आ रही है और यह मोर्टेलिटी रेट 2% है। लेकिन अगर हम उस आंकड़ों को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर अभी हमारे पास डेली है जो केसेस आ रहे हैं लगभग 80,000 आ रहे हैं, तो उस 80,000 की जो अगर हम मोर्टेलिटी भी देखा जाए तो लगभग अगर 1-2% भी मान लेते हैं तो 60 डेली के हमारे पास हो जाएंगे। अगर यही आंकड़े अगर 50,000 होते और वही 22% दे रहे तो एक आपको 1,000 कर देंगे होता, तो डेली हम 600 लाइफ को बचा सकते हैं। और हम मेरा ये शुरू से यही मानना है कि हर एक आदमी की लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। हम आंकड़ों में न जाके पर्टिकुलर आदमी के पास जाएं या कुछ इस परिजन को हम उनके बारे में सोचें जो जिनके आप रिलेटिव की या जिनके आपने नियर डियर की अगर डेथ हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है शायद। और मैं
पेशेंट्स जो देख रहा हूँ, आपने सही कहा कि बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। कई पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं और कई दिन ऐसे हमारे पास होते हैं कि हमें बेड की अनुपलब्धता के कारण से उन्हें वापस भेजना पड़ता है। तो डेफिनेटली, और उनको वो कई जगह से घूम के आ चुके होते हैं हमारे पास में। तो डेफिनेटली जो भी पेशेंट्स हैं जो इलाज के लिए चाहिए जिनको, और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे उन तरह से पेशेंट्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेड की अनुपलब्धता के कारण से नंबर बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस आंकड़ों को हमें कम करना है, किसी भी हालत में कम करना है। बिल्कुल, इन आंकड़ों को कम करना है अंकित जी, बहुत बहुत अहम आपने चीज बोली है कि इस आंकड़ों को कम करना है, क्योंकि ये आंकड़े डराते हैं। भले ही राहुल जी कहें कि आंकड़े बढ़ते हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। राहुल जी, आऊंगी मैं आपके पास, सर आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बातों को रखें, लेकिन उससे पहले आप एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल का। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये आंकड़े तो सर डरा रहे हैं और इन आंकड़ों को कम करने की जरूरत है, जैसा कि डॉक्टर अंकित कह रहे हैं, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, अंत्येष्टि, राजनीतिक समारोह में अब 100 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, तकरीबन 100 लोग जा सकते हैं। लेकिन सर ऐसे में जब 100 लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे, गैदरिंग बढ़ेगी, तो कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। उस खतरे को कैसे रोकें? और जिस बात का जिक्र अभी अंकित जी कर रहे थे कि आंकड़े को कम करना है, क्या ऐसे हम आंकड़े को कम कर पाएंगे क्या? नेहा जी, दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं राहुल जी के साथ ताल्लुक नहीं रखता हूं इस मामले में कि आंकड़े हमें परेशान नहीं करने चाहिए, आंकड़े हमें परेशान करने चाहिए। 80,000 से ज्यादा अगर आज के दिन पर रोज आ रहे हैं केसेस, तो अगर हम 1.8 या 1.9 या 2% भी अगर मोर्टेलिटी रेट लेते हैं तो नंबर आंकड़े के हिसाब से डेथ का नंबर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। चिंता का विषय नेहा जी क्या है, अब ये आंकड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज से शिफ्ट हो रहे हैं टाइप बी और टाइप सी सिटीज में, छोटी सिटीज में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अब ये आंकड़े उन एरिया से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये खतरनाक चीज है और हमारी चिंता का विषय है। जी। ये बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो समय आ गया है, अब सरकार से ज्यादा जनता को ध्यान देना है। और मैं ये कहूँगा का भी इसमें पूरा रोल है। जनप्रतिनिधियों को अगर जनता की मूवमेंट करने का अधिकार है, तो जनप्रतिनिधियों को जनता में ये मूवमेंट भी लाना पड़ेगा कि मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सबका कितना रोल है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है। ये भी पक्की बात है, अभी कोई दवाई नहीं निकली है इसकी। ये भी पक्की बात है कि अभी कोई वैक्सीन नहीं निकली है। मैं मानिए अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये कहना कि ये दिवाली तक ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर है और ये ऑप्टिमिस्टिक फिगर हमें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी या जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, और हर्ड इम्यूनिटी तक हमें 60 तक केसेस आते होंगे, तो नंबर बहुत भयानक होंगे और तब तक कितने लोग कहाँ चले जाएंगे सोचने की बात है। बिल्कुल, तो मेरा फिर से आप सब चैनल से, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चैनल्स का ध्यान इन अदरवाइज रोमांटिक चीजों से हटे आज इसी चीज पे लगाना चाहिए कि हमें एक मूवमेंट क्रिएट करें और हम ये एक लेवल तक जाए और आदमी प्रॉपरली मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये बात बिल्कुल जरूरी है। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था क्योंकि बिगड़ रही है, लॉट ऑफ जितने हमारे इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो रही है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खत्म हो रहा है, तो सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना है। बिल्कुल, सरकार को इस तरफ भी सर ध्यान देना है। अर्थशास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब चरमराई हुई है। बेपटरी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है सर, क्योंकि अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। ऐसे में 7 सितंबर से जहां मेट्रो शुरू हो जाएगी, तो वहीं अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत भी सरकार ने कई सारी छूट दे दी है। लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जो कुछ पाबंदियां थी वो भी अब कहीं ना कहीं वो पाबंदियां भी अब हट जाएगी। तो ऐसे में सर क्या माना जाए, एक तरफ अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, दूसरी तरफ कोरोना का जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण है पटरी पर लाना? देखिए, मेरा मानना है, आपके सम्मानित चैनल पर भी डिस्कशन में मैंने इस बात को रखा था कि अनलॉकडाउन जो प्रक्रिया आरंभ की जा रही है वो एक तरह से जरूरी समझी जा सकती है, लेकिन वो चयनित आधार पर हो और
जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क धारण करने की बात है, इसको सख्ती से लागू किया जाए या लागू कराया जाए कर सकते हैं। लेकिन जो अनुभवजन्य तथ्य हैं, जो देखने में आ रहा है, वो ये है कि जिनको हम मास्क कहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो मैटर करते हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अगर देखा जाए, जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लगातार, कि जो जन सहभागिता होनी चाहिए थी इसमें, तो ये जन जागरूकता, तो ये मनुष्य ये अपने स्तर पर होगा ना। ये जरूरी है समझना, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं, उपभोग की प्रक्रियाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही तो है ना कि लोगों को जिंदा रखना, लोगों को एक गुणवत्तापरक जीवन देना। और विषम परिस्थितियों में तो यह है कि केवल जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में कि दूसरे का चूल्हा गर्म हो, उसकी व्यवस्था सरकार ने की भी है। लेकिन जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत गंभीर एक मामला है। उस समय भी आपने कहा था कि अभी तो एक जो ऑप्टिमल रेट होता है ना, वो अभी नहीं प्राप्त हो पाया है, वो आगे होगा। तो ऐसी स्थिति में क्यों खोल दिया जाए? उस समय मैंने कहा था कि आपके सम्मानित चैनल पर कि हाँ, ये जरूरी ये तो है कि अभी वो अपने इष्टतम स्तर पर नहीं गया है। अब जैसे आकलन आ रहे हैं, चर्चा में बात अभी आ रही है कि ये अक्टूबर तक जा सकता है, तो पहले सितंबर तक की बात हो रही थी। अब ये जो एक 3 सितंबर तक इसको व्यापक तौर पर कह सकते हैं, एक लॉकडाउन की स्थिति है, प्रतिबंधित क्रियाएं हैं, इनसे मेरा मानना है कि आर्थिक क्षति तो होगी, लेकिन आर्थिक क्षति और मानव संपदा की जो क्षति है, ये बात विषय उठ रहा है यहाँ चर्चा में, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। मानव क्षति सहन नहीं की जा सकती किसी भी स्थिति में। ये दायित्व भी है सरकार का कि ये वो सुनिश्चित करे कि लोगों को व्यापक तौर पर इलाज प्राप्त हो, सही इलाज मिले, हेल्थ केयर एक्सटेंशन हो। बिल्कुल, सबसे पहला तवज्जो कहीं ना कहीं इसी बात पर देना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाए, यानी कि लोगों को सेवाएं मिल पाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, लोगों को इलाज मुहैया हो पाए। लेकिन ऐसे में डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर भी है जी, क्या ऐसे में आप मानेंगे कि इस वक्त जो हालात, जो स्थितियां हैं कि तकरीबन 80,000 मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को इलाज मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए? बिल्कुल नेहा जी, अभी जैसे भी मेरे लर्नेड स्पीकर्स ने मुझसे पहले बोला, मैं उनसे तकल्लुफ रखता हूं, पर एट द सेम टाइम ये बात समझनी है कि क्या एलएनजेपी में, जीबी पंत में क्या बेड्स की मारामारी है? क्या हमारे जो 10,000 बेड बनाए गए दिल्ली में, वो सारे भर गए क्या? आप 80,000 का 1.82% मान के चलिए कि आपके हिसाब से 6,000 लोग करीब आएंगे। क्या वो सारे के सारे लोग आ गए क्या? ये सारे आंकड़े हैं। जब हम धरातल पे आते हैं, जमीनी हकीकत देते हैं, तो आज भी सारे बेड्स खाली पड़े काफी कुछ हद तक। बहुत सारे अस्पतालों ने अपनी ओपीडी वापस स्टार्ट कर दी है। अगर हम इसको समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो कोरोना से ज्यादा लोग भूखमरी से मर जाएंगे। अगर हम अर्थव्यवस्था को नहीं खोलेंगे, देखिए आप ही के चैनल पे जून और जुलाई के महीने में हम ये बात करते थे कि नंबर्स को नहीं खोला जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था से बड़ी जान है, जहान से ज्यादा बड़ी जान है। आज जो स्थिति है, अगर हमने नहीं देखा तो जान भी नहीं बचेगी और जहान भी नहीं बचेगा। दूसरी चीज, क्या आंकड़े बढ़ते हुए मोर्टेलिटी बढ़ी है क्या? सारा सिंपल सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है? ये आंकड़ों के देख के हम भय में जरूर चले जाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है, पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सरकार का दायित्व क्या है? सरकार तो बहुत दिनों तक बंद कर सकती है, लॉकडाउन को बढ़ा सकती है, तो क्या लॉकडाउन ही एक सिंपल सोल्यूशन है? अपने लोगों का कोई दायित्व नहीं है? मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? क्यों नहीं महाराष्ट्र में लोग मास्क पहनते? क्या उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहनते? अभी कौन से चैनल पे बढ़ाया जाए या लोगों को बताया जाए या जागरूक किया जाए? बताइए इस बात को। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर अंकित आपसे भी है, क्योंकि अनलॉक 4 की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हो रही है, भले ही धार्मिक, सामाजिक और अंत्येष्टिक राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत दे दी हो करने की, लेकिन ऐसे में लोग खुलेआम
कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। साथ मौजूद है डॉक्टर अंकित सिन्हा। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि लोग खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं गाइडलाइंस की? डॉक्टर अंकित। हाँ जी, हाँ नेहा जी, देखिए डेफिनेटली जिस तरह से नंबर बढ़ने का जो रीजन है उसमें जैसे राहुल भार्गव जी कह रहे सिर्फ सरकार के अलावा पब्लिक की भी ये सारी वो बनती है कि सारे रूल्स को फॉलो करे। जिस तरह से आप अगर देखा जाए कि लोग अभी भी जहाँ पे कई जगह पे तो वीकेंड्स पे जैसे यूपी में चल रही है, वीकेंड्स पे जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और काफी सख्ती अभी भी की जा रही है सरकार की तरफ से, बट पब्लिक को जहाँ भी आप जाके देख रहे हैं तो लाइन में लगने के बाद में दूसरे के पीछे कोई 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं की जा रही है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, एक साथ कई लोगों को देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो चीजें रहेंगी, ये नंबर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा जो ये नंबर बढ़ रहे हैं 80,000, उसका बहुत बड़ा एक रीजन यही रहा है कि जो पब्लिक को बात सुननी चाहिए वो शायद पब्लिक इस बात को सुन नहीं रही है। बट जो नंबर बढ़ने का जो एक और जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो डॉक्टर राहुल भार्गव जी कह रहे थे कि बेड्स जो है हमारे पास एलएनसीसी में या मौलाना आजाद में जहाँ पर भी है बेड्स की कमी नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं कि अब जो केसेस आ रहे हैं एज ए चेस्ट फिजिशियन हमारे पास जो कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं वो अब केवल हमारी ये एनसीआर इलाके से नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो वाराणसी से हैं, लखनऊ से हैं, गोरखपुर से हैं, कुशीनगर से हैं, सतना से, इंदौर से, इस तरह की जगह से भी जहाँ पे शायद उनको इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये नंबर केवल ऐसा नहीं केवल दिल्ली से बढ़ रहा है, ये नंबर पूरे भारतवर्ष से बढ़ रही है और उस भारतवर्ष में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी शायद नहीं है। उसको तो बेहतर करने की यहाँ पर जरूरत है। है। जाहिर तौर पे अगर इस नंबर्स को कम करना है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर भी है कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें सर तो 170 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम दौर में है। तो सर कब तक उम्मीद की जाए और क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कब तक ये वैक्सीन आ सकती है? भले ही डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हो कि इस साल के अंत तक आ जाएगी, लेकिन जो हालात और स्थितियां हैं ये क्या बता रही है सर? डॉक्टर विनय अग्रवाल, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या उम्मीद की जाए, हालात और स्थितियां क्या बता रही है? तो हालात इसी प्रकार से शायद नंबर्स बढ़ेंगे, लोगों को अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। कोविड वैक्सीन की अटकलें जो भी हैं वो जब तक भी आएंगी, वो 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 42 दिन में, 6 महीने में, जब तक भी आए, बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट यूएस और ब्राजील और हमको छोड़ के ये दिखा दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रहते हैं तो आपका कोरोना आउटब्रेक नहीं होता। अमेरिका में ब्लैक प्रोटेस्ट बहुत हुआ, आप देखिए वहां पे कहीं पे भी स्पाइक्स नहीं आए इन स्पाइट ऑफ इतनी रैलीज के बाद भी। वो क्यों नहीं आए? प्रॉपर तरीके से लोगों ने मास्क पहना, प्रॉपर तरीके से डिस्टेंसिंग मेंटेन करी और रूल्स को फॉलो किया प्रोटेस्ट करते हुए भी। तो ये अटकलों के बहाव में हम बहुत बार हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हम उदासीन हो जाते हैं कि मास्क नीचे पहन के घूमने लगते हैं। नहीं, मास्क को नीचे नहीं करना है, हम अभी अपना गार्ड को लोअर नहीं कर सकते हैं। और साथ में जैसे अंकित जी ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं पे पैडल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम नवीनतम तरीके से लोगों को प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के टाउन्स में ये परेशानियां बढ़ेंगी, लोगों का सबकी दृष्टि दिल्ली पे रहेगी, दिल्ली और एनसीआर पे रहेगी उनको ठीक करने के लिए। और दिल्ली एनसीआर कोई विदेश में नहीं है, उनको राइज करना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए। तो इसलिए ये कह देना कि वो बाहर से आए हैं और दिल्ली में नहीं लेंगे, ये बहुत गलत बात है। सबको अपना भाग देना पड़ेगा, इसमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अपना परिश्रम देना पड़ेगा देश के लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह की विपत्ति अभी आई हुई है।
एक सवाल यहाँ पे मेरा तिवारी जी आपसे है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई है, लेकिन अब लोगों की मजबूरी है सर, लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को बाहर निकलने के साथ साथ ही अगर हम मार्च से अगर देखें अभी तक, तो तकरीबन 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो श्रमिक थे वो वापस अपने घर गाँव अपने शहर में वापस लौट गए हैं जहां से वो आए थे। ऐसे में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, पटरी पर लाना है और इन 2 करोड़ लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं उनको वापस नौकरियों पर लाना है। लेकिन इस वक्त एक डर, एक भय भी है सर, तो ऐसे में ये कितना मुश्किल है, एक कोरोना से डर और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या उम्मीद हम करें, कब तक हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, आर्थिक नीति के तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि सबके हाथ में काम हो और उनको रोजी रोटी मिले, लेकिन जब एक भीषण कह सकते हैं विपदा है, तो इसमें निसंदेह जैसे बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन प्रकारांतर में जब लॉकडाउन सिचुएशन आई तो जो बेरोजगारी दर थी वो घटी भी, CMIE के आंकड़े बताते हैं। एक और खास बात आ रही है कि महिलाओं का जो रोजगार था वो ज्यादा प्रभावित हुआ है खराब तौर पर। तो ये तो सही है कि रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई उसमें ये कि उस जो जहां का है उसको उसके स्किल के अनुसार, उसके हुनर के अनुसार वहीं पर काम दिया जा रहा है। इससे जो एक पलायन वापस हुआ था, पलायित लोग वापस आए थे, अपने गांव तक पहुंचे थे, उस समय भी ये बात आशंका व्यक्त की गई थी कि अगर ये संक्रमित हैं और जो पलायित लोग हैं वापस जा रहे हैं अपने मूल स्थान पर, तो वहां कोरोना का इंसिडेंस बढ़ेगा। यही स्थितियां हो रही हैं। मैं राजधानी लखनऊ में हूं, लेकिन जो फीडबैक्स हैं ग्रामीण अंचलों से आ रहे हैं कि जो लोग जहां पर पहुंच गए हैं, जहां के रहने वाले हैं, वो अपने गांव, अपने शहर में पहुंचे हैं, वहां पर उनको रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन सर, ये बड़े महानगरों का क्या होगा जहां फैक्ट्रियां, कारखाने, फैक्ट्रियां, ये जो रोजगार है वो कैसे चलेगा? ये जो काम धंधा है वो कैसे चलेगा बिना श्रमिकों के? और उनको वापस लाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? नेहा जी बहुत सही कह रही हैं आप कि शहरों में जो अभी तक का औद्योगिकरण का एक कहेंगे ढांचा रहा, पैटर्न रहा, उसमें शहरों में केंद्रित औद्योगिकरण रहा और यही तो दुर्दशा का कारण भी बना कह सकते हैं। जब आपदा आई तो यही इसने कष्ट को बढ़ाया, इसने कई तरह के संकट पैदा किए। तो अब तो सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा, नीति आयोग को इस बात पर विचार मंथन करना पड़ेगा कि औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की ऐसी व्यूह रचना रची जाए जो विकेंद्रित स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर कह सकते हैं, तृणमूल स्तर पर विकास को लागू किया जाए, जिससे उनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों। जी बिल्कुल। यहाँ जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था तो एक बड़ी सरदर्दी बनी ही हुई है, क्योंकि सरकार भी इसको बेहतर करने के लिए तमाम उपाय कर रही है। लेकिन जो 2 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए हैं मार्च से अभी तक, या फिर यूँ कहे कि जिनके काम धंधे चौपट हो गए हैं, जाहिर तौर पे उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। वो क्या खाए, कैसे कमाए, ये एक बड़ी समस्या उनके सामने बन गई है। लेकिन ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है। ये भी एक बड़ा और अहम सवाल बन जाता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर है, इसे किस तरह से देखते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण इसे समझा जाए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी जारी की है। कैसे देखते हैं इसे आप? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। ठीक है अंकित जी, आपसे एक मेरा सवाल है, कैसे आप इसे देखते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आपके क्वेश्चन नहीं समझ पाया नेहा जी। जी हेलो। जी WHO ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? उनका ये कहना है कि अगर वैक्सीन अगर बन भी जाती है तो ऐसे देश जो विकसित देश है या पैसे वाले देश हैं, उन देशों ने पहले ही प्री बुकिंग कर रखी है, तो यानी कि उन तमाम और देशों को कैसे मिलेगी? इसका राष्ट्रवाद ना हो, कैसे देखते हैं इसके?
बिल्कुल नेहा जी, जो डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है बिल्कुल सही चेतावनी दी है। जो विकसित देश में अगर आप देखा जाए, यूएसए ने जो आप और नीचे के जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से पहले ही बोल रखा है और प्री बुकिंग कर रखी हुई है। डेफिनेटली वहाँ की जहाँ मेरा ये कहना है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोई भी देश हो, आपको जहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस जगह पर वो वैक्सीन मिलनी चाहिए। चाहे वो इंडिया ही पहले वो वैक्सीन बनाने में कामयाब होता है तो भी मेरा यही मानना है कि अगर रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ पर भी है, जिस देशों में आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे ब्राजील है, यूएस है, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहाँ केसेस का नंबर ज्यादा है, जहाँ मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, वहाँ पे अगर हम वैक्सीन को प्रोवाइड जरूर करना चाहिए। हालांकि सरकार की चिंताओं में भी इजाफा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। बात हम वैक्सीन की कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन आने की बात साल के अंत तक कही जा रही है, लेकिन कैसे ये आएगी और क्या उम्मीद जताई जाए कि कोरोना की जो वैक्सीन है कि साल के अंत तक आ जाएगी। एक सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है कि कोरोना की वैक्सीन सर आ भी जाती है, बन भी जाती है, डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ चुनौतियां सरकार के सामने होगी इस कोरोना वैक्सीन को लेकर? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो ये है कि कौन सा देश उसको बना रहा है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और फिर किस प्रकार से वो सप्लाई हो रही है। जो भी देश बनाएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट को पहले देखेगा और उसके बाद वो उसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी देशों को बेचेगा और वहां जाएंगी वो वैक्सीन जो है ना। अगर हिंदुस्तान बनाता है और हमारा देश बना रहा है तो इसमें कोई वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि सबसे पहले हम अपनी नीड को पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत डोजेज में है, ऐसा छोटी मोटी डोजेज नहीं है। अगर रशिया बनाता है तो पहले रशिया को वो करेगा पूरा, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। अच्छी बात क्या है, भारत सरकार ने एंड आईसीएमआर के सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने उन कंपनीज को ऑलरेडी साउंड किया हुआ है, उनको फंड किया हुआ है, जो कंपनियां हिंदुस्तान में उस वैक्सीन को बनाने के लिए तैयार हैं या अब लगभग तैयार हैं कि वो वैक्सीन कितनी जल्दी आएगी। ये एक अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने और मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आपकी बात ठीक है कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया बनाता है या अमेरिका बनाता है तो वो अपनी रिलेशनशिप के हिसाब से और रिलेशन के हिसाब से और जहाँ जहाँ उनका वो होगा वहाँ पर उनके उनको ज्यादा भेजेंगे, ना कि अदरवाइज। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि जो भी देश वैक्सीन बनाएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखेगा। उसके बाद सर वो जो देश है जो प्री बुकिंग पर चल रहे होंगे उनको वो दवाइयां दी जाएगी, लेकिन उन देशों का क्या जो कि गरीब है, जो इस वक्त पैसे की कमी से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन देशों का क्या माने कि वहां पर वैक्सीन पहुंचने में एक लंबा वक्त लग सकता है? नेहा जी, कोई भी कंट्री वैक्सीन बनाए या कोई भी कंट्री वैक्सीन में होड़ में आगे रहे, ये बात पक्की है कि विदेश में, विश्व में हिंदुस्तान ही प्रोडक्शन हाउस कहलाएगा। इस बात की कोई दो राय नहीं है। जितनी भी वैक्सीन आएंगी उनको अल्टीमेटली मास प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान से ही टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड, जीएमपी फैसिलिटीज हैं जो कि उतनी बल्क वैक्सीन बना सकती हैं। और इसी के फायदे से, इसी की तरीके से जब भी वैक्सीन आएगी, इसी बार्टर सिस्टम से अपने देश का फायदा होना बिल्कुल पक्का लिखा हुआ है। इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए। हमारी वैक्सीन जितनी भी हैं, भले वो मॉडर्ना की वैक्सीन हो या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होगा और हिंदुस्तान के मरीजों को। ठीक है राहुल भार्गव, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर उस चेतावनी का क्या जो डब्ल्यूएचओ ने जारी की है और ये कहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद ना हो, इससे बचना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वैक्सीन आएगी हर कंट्री इमीडिएटली लगवाने की कोशिश करेगी। हमको ये बात जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता। हर कंट्री में डॉक्टर, पुलिस वाले, जो फ्रंटलाइन मैनेजर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले वैक्सीन लगेगी। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं नेहा जी कि वैक्सीन आ भी जाए, हिंदुस्तान में लगते लगते 1 से 2 साल लग जाएंगे पूरी पॉपुलेशन को लगवाने के लिए। तो इसीलिए अभी हमारे को अपना गार्ड लोअर डाउन नहीं करना। कोई भी बार बार ये कहे कि वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं है कि नेहा जी को लग जाएगी, राहुल भार्गव जी को लग जाएगी। वैक्सीन आने का मतलब है कि हमारे पास एक एंड ऑफ द टनल पे एक लाइट आ गई कि हम बचा सकते हैं। बट क्या लास्ट माइल तक जब तक नहीं लगेगी तब तक क्या सारे लोगों को बचा पाएंगे? इसके लिए समय लगेगा। इसीलिए बार बार ये जो हाइप होती है कि इस वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना
आवश्यक है। चलिए, जाहिर तौर पे वैक्सीन कब तक आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एहतियात ही जरूरी कदम है और एहतियात बरतिए, कोरोना को अपने आप से दूर रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।